हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने 11th और 12th क्लास का मतलब सिलेबस शुरू कर रखा है, तो उसी कड़ी में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे 11th और 12th दोनों केमिस्ट्री को, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास में हमने क्या देखा था कि मैटर की 3 स्टेट होती है। कौन सी होती है? मैटर है जो, उसकी 3 स्टेट्स होती है, आपको पता है। पहली होती है इसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। इनको आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। अब हमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड्स क्या होते हैं। देखो, आपने अपने चारों ओर देखा है काफ़ी चीज़ें, जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ठीक है, पत्थर है, और भी बहुत सारे कई ऐसे एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो क्या है, सॉलिड होते हैं। ऐसे ही आप लिक्विड्स को भी देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। गैसेस का भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं द स्पीसीज विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। जिसकी शेप और वॉल्यूम है डेफिनेट हो, फिक्स हो, उनको क्या बोलते हैं, सॉलिड्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, पत्थर का मान लो ये एक टुकड़ा है, इसकी वॉल्यूम जो भी है XYZ वो फिक्स है, ओके, और इसकी शेप भी फिक्स है ये, ठीक है। अगर इसको मान लो तोड़ना है, हम इसको ऐसे तोड़ देते हैं, 2 बना देते हैं, इसके 2 पार्ट कर देते हैं, तो ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये एक पार्ट हो जाएगा और ये एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके ही 2 पार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से इसकी भी शेप और वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सॉलिड्स, जिनकी शेप और वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट होती है, उनको बोलते हैं हम सॉलिड्स। इसमें सॉलिड्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर होती है आपकी, चीनी है जो, वो एक सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। सोल्ट, डेली लाइफ में जो हम नमक यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट, वो आपका इसी का एक एग्जांपल है। इसमें आप क्या क्वार्ट्ज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सॉलिड्स हैं। इस तरह से आप काफ़ी एग्जांपल बता सकते हैं इसमें सॉलिड्स में, ठीक है। तो इसमें हमने यही पढ़ना है कि सॉलिड्स क्या होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 टाइप से, किस पे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे, ठीक है। उससे पहले आप ये देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे देखो, पर्सन टू पर्सन उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है, वैरी करती है। उसी तरह से सॉलिड की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। इसमें आप पहला क्या बोल सकते हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the solids
आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं सॉलिड्स के बीच में वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से बोल सकते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, थर्ड आप इसमें क्या बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड दे oscillate about mean पोजीशन। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनकी कुछ फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, या आप इसमें बोल सकते हैं जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, जिससे कि वो अपनी मीन पोजीशन के आसपास ही क्या है ऑक्सीलेट कर लेते हैं। जैसे ये है, ये थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा बिल्कुल इधर, नेग्लिजिबल, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं कि ये हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड एंड रिजिड, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें लगभग पता है, ठीक है, ये दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। पत्थर के टुकड़े को आप ऐसे थोड़ी दबा सकते हैं जैसे कि आप रबड़ की गेंद को दबा सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं दबा सकते। तो ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उसके बाद ये तो हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। दोबारा देख लीजिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पहली बात। दूसरी बात, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीसरी बात, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है सॉलिड्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बहुत क्लोजली पैक होने की वजह से क्या करते हैं, वो उनका ऑक्सीलेशन है वो उनकी मेन पोजीशन के बिल्कुल आसपास होता रहता है, ओके। और वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की, ओके। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके बेस पे आपके सॉलिड होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है इसमें क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है इसमें अमरफस सॉलिड। तो उन दोनों की बात करने वाले हैं अब हम। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बेस पे सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। तो इसमें आपका पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड,
देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो बिल्कुल रेगुलर अरेंज में, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होती है उनकी। जैसे कि ये है, सपोज ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, ठीक है, तो ये पहला पार्टिकल है, दूसरा है, इनके बीच में जितना डिस्टेंस हो वही डिस्टेंस यहाँ होगा, वही डिस्टेंस यहाँ होगा। ये सेम ऐसे यहाँ है, तो इनका क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसमें आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इन दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स constituent particles are arranged in regular order। ओके, तो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं या रेगुलर ऑर्डर में होते हैं। इसमें आप इन क्रिस्टल लैटिस, एग्जाम्पल इसमें आप क्या ले सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्वार्ट्ज, और इसमें क्रिस्टलाइन में आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर, सोल्ट, चीनी हो जाएगी आपकी, सोल्ट हो जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। दूसरा आपका आता है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड्स, इसका जस्ट उल्टा, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल कैसे थे, रेगुलर अरेंजमेंट में, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, इर्रेगुलर अरेंजमेंट में। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, इसमें आप इन क्रिस्टल लैटिस, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप ग्लास ले सकते हैं, रबड़ ले सकते हैं। ओके, तो इसका उल्टा जस्ट क्या है, अमोर्फस सॉलिड। दोबारा देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे हमारे पास सॉलिड होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। पहला इसमें होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ओके, उसमें आप एग्जांपल क्वार्ट्ज और शुगर का ले सकते हैं, ऐसे उसकी अरेंजमेंट आप दिखा सकते हैं। ये आपका बोल सकते हैं क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बाद अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड की, तो उसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, आप बोल सकते हैं। उसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लास, रबड़ ले सकते हैं। इसमें आपका देखो कुछ ऐसे होता है, ये आपका देखो, इसमें ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक यहाँ, एक इतना पास है, फिर इतना दूर है, फिर इतना पास हो गया, ऐसे ऐसे कुछ होता है। ये इनमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती है। ओके, तो ये आप अमोर्फस में आप शो कर सकते हैं। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे आपकी सॉलिड्स की अरेंजमेंट हो गई है। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है आपकी एनाइसोट्रोपी, दूसरी होती है आपकी आइसोट्रोपी, या आप बोल सकते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर और आइसोट्रोपिक नेचर। तो देखो, ये जो सॉलिड है आपके क्रिस्टलाइन, ये होते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर।
और ये आपके होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। तो उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो ये हमने सॉलिड्स के 2 टाइप देख लिए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर के बारे में, जिससे कि आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सॉलिड्स की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम बोल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक नेचर। तो पहले हम बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ये किस में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ओके, तो इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। ये मान लिया ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए। इसके बाद सेकंड जो लेयर है उसमें बी ए बी ए बी। इसके बाद थर्ड लेयर में रिपीटेशन वही ए बी बी ए बी ए। ओके, फोर्थ लेयर आप ऐसे ही बना सकते हैं, बी ए बी अब इसमें देखो, अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं ये वाली लाइन, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ए बी ए। ओके, बैक साइड से आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, बी। इसमें आपको ये मिल रहा है ए बी ए। ऐसे देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है बी ए बी। ओके, ऐसे देखेंगे तो आपको बी ए मिलेगा। अगर इस टाइप से आप कुछ देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ए और ए। इस टाइप से देखेंगे इस डायरेक्शन से आप, तो आपको क्या मिलेगा, बी और बी। तो यही आपकी क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है ये। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड्स हैं उनमें जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसकी वैल्यू अलग अलग होगी हर डायरेक्शन से। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को कुछ ये साफ करना पड़ेगा यहाँ से ये। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको दोबारा बना लेंगे। तो एनाइसोट्रोपिक नेचर में आप क्या लिख सकते हैं, द सॉलिड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आप सरफेस टेंशन हुआ, आपका विस्कोसिटी हुआ, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द solids have different values of physical properties in different direction are called anisotropic in nature। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक नेचर में, मतलब उनका नेचर एनाइसोट्रोपिक होगा। और ये जो आपका प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एनाइसोट्रोपी
ट्रोपी। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसमें आप ऐसे ही बना सकते हैं ए बी बी ए बी ए बी बी। तो ये आपका एनाइसोट्रोपी हो गया। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे सेम इसी तरह से आपका क्या है, आइसोट्रोपिक, जो कि किस में होता है, अमोर्फस सॉलिड्स में। उसमें आपकी क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू सेम हो सकती है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे उसको, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो उसमें आप एनाइसोट्रोपिक पढ़ेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे आइसोट्रोपिक। इस यूनिट में आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग यूनिट है, अच्छी यूनिट है, छोटी है। और तो आइसोट्रोपिक में आप किसकी बात करेंगे, अमोर्फस सॉलिड्स की। ओके, तो देखो जैसे उसमें आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मिल रही थी, उसी तरह से आपका यहाँ पे क्या होगा, आइसोट्रोपिक नेचर में जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं सेम मिल सकती है आपको। तो इसमें आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द सॉलिड्स हैव सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन different directions. Okay, different direction is called isotropic nature of amorphous solids, and this phenomena is known as आइसोट्रोपी। तो अब आपको पता चल गया आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी क्या होता है। इसके बाद अब आपने इतना पढ़ लिया, इसके बाद आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस पता लगे होंगे अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो इसके बाद हम जल्दी से थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या क्या है। अब हम जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो इसमें आप डिफरेंसेस बिटवीन अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। पहली तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड। इसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आर नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं, इनको बोला जाता है ट्रू सॉलिड्स और इनको बोला जाता है स्यूडो सॉलिड्स। इसके बाद अगर हम बात करें
इनमें जब आप इनको किसी भी नुकीले चीज़ से जैसे चाकू वगैरह से आप इसको कट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो उस केस में आपको बिल्कुल क्लीन सरफेस मिलती है, क्लीन क्लीवेज। ये लिख सकते हैं आप, दीज गिव्स क्लीन क्लीवेज। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे रफ क्लीवेज, इसमें रफ सरफेस दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में आप इसमें ले सकते हैं कि इनका जो ऑर्डर होता है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनका कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग और शॉर्ट से आपका मतलब हमारा क्या मतलब वो देखिए। अब ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है सपोज, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ इस टाइप से हैं। तो आप चाहे इसको यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, चाहिए आप कहीं से काट लीजिए, इसमें आपको बिल्कुल क्लीन सरफेस मिलेगी पहली बात। और दूसरा क्या, आपको बिल्कुल सिमिलर टाइप की वो दिखेगी। आप यहाँ से काटेंगे तो भी, यहाँ से काटेंगे तो भी, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर। या इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर इनको यहाँ से थोड़ा काटा जाएगा तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा, और लंबा काटा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो इनका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों भी बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके बाद अमोर्फस की बात करी जाए तो अमोर्फस में कुछ ऐसा होता है, ये फिर ये फिर यहाँ कुछ नहीं। अगर इसमें आप काटेंगे तो आपको रफ सरफेस मिलेगी। ठीक है, कुछ डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, कुछ डिस्टेंस पर आपको बिल्कुल थोड़ा क्लीन क्लीवेज मिलेगी, उसके बाद आपको रफ सरफेस मिलेगी। तो इसलिए आप इनको क्या बोल सकते हैं कि इनके पास कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके बाद अगर हम इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर इनका बात करें तो दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बिल्कुल शार्प होता है, जैसे एक इनका है, जैसे 130 है, किसी डिग्री सेल्सियस है किसी सॉलिड का। ठीक है, तो वो उसी पे मेल्ट होगा और उसी पे बॉयल होगा। इस हमारे पास सॉलिड के केस में आपका ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, जैसे कि 120 से 130 डिग्री सेल्सियस हो गया, या 120 से 157 डिग्री, ऐसे कुछ रेंज मिलेगी आपको, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, अमोर्फस के केस में दीज सॉलिड्स हैव ए रेंज ऑफ टेम्परेचर रेदर दैन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। These solids have a range of temperature rather than a particular temperature। ओके, तो ये आपके अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से डिफरेंस हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद आपके 3-4 कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो आपके क्या क्या हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पानी डालने में जाकर, तो इसको अब हम इरेज करते हैं। अब हम अपने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं।
उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका कि आप क्वार्ट्ज है जो उसको आप ग्लास में कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट या हाउ क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। पहला क्वेश्चन ये है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे एग्ज़ाम में कि क्वार्ट्ज को आप ग्लास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें आप आंसर में आप क्या लिखेंगे। देखो, जो क्वार्ट्ज होता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें हीटिंग, और दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, दूसरा स्टेप इसमें होता है कूलिंग, फास्ट कूलिंग। तो ये आपका जैसे आप इसको हीट करेंगे उसके बाद इसकी फास्ट कूलिंग की जाएगी क्वार्ट्ज की, तो वो ग्लास बन जाएगा। और ये जो क्वार्ट्ज और ग्लास होता है ये देखने में वैसे एक जैसा होता है, लेकिन क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास आपका अमोर्फस सॉलिड है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लास को कैसे क्वार्ट्ज में चेंज कर सकते हैं, क्वार्ट्ज को कैसे ग्लास में, और ग्लास को क्वार्ट्ज में करना तो सेम ऐसे ही करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि ग्लास है जो आपका उसको स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, तो उसको ऐसा क्यों बोला जाता है। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप दूसरा इसमें क्या क्वेश्चन लिखेंगे, वाई ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। तो इसमें देखो, जो आपका ग्लास है उसको जब गर्म किया जाता है, या आप ये बोल सकते हैं कि जैसे ही ग्लास पर सनलाइट आती, जैसे ये आपका कोई भी ग्लास है, ये आपका ग्लास है, इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, ये आपका लिक्विड्स की तरह फ्लो करना शुरू कर देगा, ये ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसमें आप आंसर क्या लिख सकते हैं, ग्लास है जो उसके पास सॉलिड्स की तरह फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो इसमें आप लिखेंगे ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, तो ग्लास के पास क्या है, लिक्विड्स की तरह फ्लो करने की टेंडेंसी है जब उस पर सनलाइट आपकी पड़ती है। तो इस वजह से आपका जो ग्लास है उसको किस नाम से जाना जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसमें आप लिखेंगे सो ग्लास इज कोल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो शीशे होते हैं वो ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से थोड़ा उनमें थिकनेस होती है, थोड़े मोटे होते हैं। तो उस क्वेश्चन का रीजन मतलब क्या है उस चीज़ का, तो वो अब हम देखेंगे।
तो क्वेश्चन आपका ये है, वाई विंडो पेन्स, वाई विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स become thicker at the bottom and thin at the top। ठीक है, तो आपने यही बताना है। तो इसमें देखो होता क्या है, ये आपकी कोई भी बिल्डिंग है, ओके, इसके जो विंडो पेन्स हैं उनमें जो ग्लास वगैरह हैं उसके ऊपर जैसे ही आपकी सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट पड़ेगी, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ये ग्लास है आपका, ये धीरे धीरे फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और यहाँ से ये धीरे धीरे फ्लो करना शुरू करेगा। तो ये जो है यहाँ पे आपका ग्लास, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये इसी वजह से आपका जो ये विंडो पेन्स है, इनके ग्लास वगैरह है जो, वो ऊपर से कैसे हो जाएंगे, पतले, और नीचे से मोटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि ग्लास है एज ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ओके, when sunlight falls on the glass, then the glass starts slowly। ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ग्लास क्या करेगा, धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ग्लास स्टार्ट फ्लो स्लोली डाउनवर्ड एंड बिकम थिकर एट द बॉटम। तो ये मैंने आपको पूरा आंसर लिखवा दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उनके जो शीशे हैं वो आपको धुंधले धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं, या आप पुरानी बिल्डिंग्स नहीं तो आपको कोई भी शीशा जो वो टाइम के साथ में आपको धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न देखते हैं अब हम। Why old glasses acquires slightly milkiness। तो आपको पता है ग्लास है आपका, वो आपका अमोर्फस सॉलिड है, और जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी वो स्लोली मेल्ट करना शुरू कर देगा, और उसके बाद रात को उसकी कूलिंग होगी। तो उस कूलिंग की वजह से वो क्या हो जाएंगे, थोड़े धुंधले धुंधले होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आप आंसर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं।